क्या इजराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात साल के इख्तिताम से पहले कयाम हो जाएंगे? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान जो डील करने की कोशिश की जा रही है पिछले कोई 1.5 साल से, उसके अंदर थोड़ी पेशरफ्त हुई है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये डील, अकॉर्डिंग टू अमरीकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम, जो फॉरेन पॉलिसी हॉक भी हैं, बड़े इन्वॉल्व हैं फॉरेन पॉलिसी इकदाम आप कह लें चीजों के अंदर, अमेरिका के साथ, अमेरिका को लेके पूरे खित्ते में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कह रहे हैं कि उनकी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है और वो समझते हैं कि साल के इख्तिताम से पहले, यानी 2024 के इख्तिताम दिसंबर 31 से पहले पहले एक सऊदी इजरायली डील मुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, इलेक्शंस अनकरीब हैं, कुछ ही दिन रहते हैं इलेक्शंस में अमेरिका के अंदर, और वहां पे पूरे इजराइल गाजा का डिबेट बहुत हॉट हुआ है। तो कोई भी चीज एक विन दिखाने के लिए चाहिए, और अमेरिका, आप याद रखें, जब ट्रंप साहब थे तो उनके दौरे सदारत के अंदर ही ये नॉर्मलाइजेशन हुई थी इजराइल की मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ। बहरीन भी इन्वॉल्व था, मोरक्को भी इन्वॉल्व था, सूडान भी बाद में आया। तो अगर तो ट्रंप साहब आ जाते हैं वापस, तो इसके इम्कानात बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ग्राहम साहब, लिंडसी ग्राहम साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ही उनकी रैलीज और उनकी जो प्रेसिडेंसी है, उनकी सपोर्ट के अंदर ही ये मिशिगन के अंदर कैंपेनिंग के दौरान बात कर रहे थे। अब इनके कहने से क्या ये हो सकता है? डिपेंड करता है, क्योंकि इजराइल ने जो गेन्स किए हैं, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को हटा दिया, हमास को खत्म की लीडरशिप को खत्म कर दिया। हमास यहाँ तक कि अभी तक अटैक्स वो कर रहे हैं उनके पास अभी भी लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को रख रहे हैं, अपनी जिंदगियों को, जान को हथेली पे रख के जाके अटैक कर रहे हैं। मगर क्या इजरायली सक्सेसेस इतनी हैं कि वो कन्विंस कर लेंगी सऊदी अरेबिया को, यार ये तो इजराइल ही है, बस यहाँ पे हमारा एक जो सुप्रेमेसी आप कह लें या सुप्रेमो आप कह लें, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि उसकी और इजराइल के साथ यानी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है, मगर दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरेबिया के अपने ताल्लुकात चल रहे हैं। अब ईरान, सऊदी अरेबिया ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म भी बड़ा अहम है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, आप समझ लें। और अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है रशिया के काजान के शहर के अंदर, वहां पे ये लोग बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मिडल ईस्ट से हटके थोड़ा, कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर, एक नई पेमेंट सिस्टम और एक नई करेंसी के ऊपर पुतिन साहब अब वहां पे बात कर रहे हैं। और ये एक रियलाइजेशन वहां पे है, क्योंकि रशियन इकोनॉमी को स्विफ्ट सिस्टम से, वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से, सैंक्शंस की वजह से, यूक्रेन की जो इन्होंने कार्रवाई अपनी की थी वहां पे, स्पेशल इनका जो ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन, उसके बाद जो सैंक्शंस लगे उससे रशिया वर्ल्ड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कट गया। उसके बावजूद उन्होंने बार्टरिंग की, थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड पार्टीज के थ्रू, ऑयल सप्लाईज के थ्रू, लोकल करेंसीज के अंदर, ये सब चीजें इंडिया के साथ फॉर एग्जांपल, चाइना के साथ फॉर एग्जांपल। तो अब ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे आके पुतिन साहब कह रहे हैं कि हमें एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की जरूरत है जो डॉलर से हटके हो, हमें डी डॉलराइज कराने की जरूरत है वर्ल्ड इकोनॉमी। अब याद रखें कि डॉलराइजेशन आपकी 70s के अंदर हुई थी, जब गोल्ड से वर्ल्ड करेंसीज को और इकोनॉमी को डी पैक करके डॉलर को की तरफ पैक कर दिया गया था। ऑयल का भी इसके अंदर बड़ी मुदाखलत थी। मगर अगर ब्रिक्स इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम अपनी ट्रेड को और इस करेंसी के ऊपर लेके आ सकते हैं। और ब्रिक्स के अंदर तो हर कोई घुसना चाह रहा है, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ईरान। तो यानी आप लगा लें अंदाजा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमीज जो हैं अभी भी और फ्यूचर के अंदर भी, और एक जो ये सिक्योर किया एक तरीके से विनी आप कह लें पुतिन साहब की, कि नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग और सिरिल रामापोसा सब एक साथ मिलके यहाँ पे अब लोग खड़े हैं और इनकी मुलाकातें हुई हैं। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी पहुंचे समिट के अंदर। तो उससे
अमेरिका को और यूक्रेन को तो बड़ी जलन हुई। यूक्रेन ने तो कहा कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया है पुतिन साहब को। ये 2022 के अंदर इन्होंने गुटेरेस साहब ने कंडेम भी किया था रशिया को। मगर अब क्योंकि 2 साल 2.5 साल गुजर जाने के बाद जो दुनिया की अब सिचुएशन है वो आपके सामने है। अच्छा, एक और बड़े अहम यहाँ पे किरदार पहुंचे हुए हैं, वो हैं रेसिप तैयब एर्दोआन साहब। वो थे रशिया के अंदर काजान के शहर में, तो अंकारा में बाहर वापस तुर्की के अंदर तुसास जो टर्किश एरोस्पेस कंपनी है, ड्रोन्स बनाते हैं, वो जहाज के पार्ट्स बनाते हैं, बहुत एक्सटेंसिव उनके सैटेलाइट ऑपरेशंस हैं। उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर कारामान काजान का एक एरिया है अंकारा में, एक आदमी एक औरत ने हमला किया, 2 अटैकर्स ने, 4 लोग जहां भाग हुए, 2 अटैकर्स भी उसके अंदर, मजीद तो आप 6 लगा लें लोग जिसके अंदर जहां भाग हुए। और इसका अब इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? पीकेके के ऊपर, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग मरहला है क्योंकि पीकेके के जो लीडर हैं अब्दुल्ला ओजलान, वो कई दहाइयों से, अब आप कह लें 99 मेरे ख्याल से लगभग 2000 से वो टर्किश कब्जे के अंदर है। उनको इजरायली मुसाद के हेल्प के बाद पकड़ा गया था और ग्रीस के ऑफ आइलैंड के कहीं और वापस टर्की लेके आया था, और इस्तांबुल के बीच में एक आइलैंड है वहां पे उनको कैद किया हुआ है। तो अब ये बात की जा रही है टर्किश हलकों के अंदर कि इनको वापस लेके आया जाए और इनको ये आके बात करें पार्लियामेंट से। बहुत ही सिग्निफिकेंट ये बात है बाय द वे। देवलेट बाचेली साहब हैं, जो राइट विंग आप कह लें, राइट विंग देवलेट बाचेली साहब, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ क्या वो कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो देवलेट बाचेली साहब एमएचपी के लीडर हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अब्दुल्ला ओजलान से बात करनी होगी। एमएचपी लीडर जो हिमायत भी हैं, एक कोलिशन का हिस्सा भी हैं एर्दोआन साहब के साथ, तो उनका ये अभी 22 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं ओजलान साहब से, और ओजलान साहब को एक पब्लिक कॉल देनी चाहिए और अब हमें आके ये अपने इश्यूज जो है कुर्दिस्तान या इन सब चीजों को लेके वो हमें करनी चाहिए। अब एकेपी भी इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहा है क्योंकि बाचेली साहब वैसे नेशनलिस्ट थे, बहुत एंटी ओजलान, एंटी पीके। वो अगर आके कह रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए तो इसका मतलब है कि कोई हवा में चेंज आ रही है। टर्किश पोजीशन आप जानते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट रही है पीकेके के साथ। कोई 80,000 के करीब लोग इंजर्ड टोटल, यानी 50,000 के 40 से 50,000 के करीब मरे हैं लोग 1980 से लेकर अब तक। तो बाचेली साहब का ये कहना और उसके एक दिन के बाद ये हमला होना जो पीकेके बजाहिर तौर पे जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वहां पे डेवलपमेंट हो रही है टर्की के अंदर। इस वक्त के एर्दोआन साहब पहुंचे हुए हैं आपके रशिया, तो बाचेली साहब की एक कॉल और अब एक कोई, क्योंकि लास्ट जो इनकी मुझे याद है मैं वहां पे था 2015 में सूरज के अटैक के बाद जो अंडरस्टैंडिंग थी टर्किश स्टेट और हुकूमत के दरमियान और पीके के दरमियान वो खत्म हो गई थी। उसके बाद एक जंग का एक चीज शुरू हुई। अब उस जंग को 9, साढ़े 9, 10 साल होने को आ रहे हैं, तो अब इन्होंने कहा यार दोबारा हमें थोड़ी रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। और इससे ये भी पता लगेगा कि ओजलान साहब की कितनी ताकत है, क्योंकि जो और फैक्शंस है पीकेके के वो कहते हैं कि जी ओजलान साहब तुम्हारे सिंबॉलिक लीडर है, आपो इन्हें कहते हैं, आपो, तो ये किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव की है टर्किश नेशनलिस्ट ने एक ऐसे टाइम पे कि टर्किश पोजीशन बहुत ही कमजोर है खित्ते के अंदर भी, मगर रशिया, चाइना, ईरान एक मुस्बत एक फोर्स बन रहे हैं। टर्की की पोजीशन बहुत अहम होगी उसके अंदर, क्योंकि टर्की नेटो का भी आला है मगर उसके अपने इख्तलाफात भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इसराइल के साथ और ईरान के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या किरदार अदा करते हैं, किस तरीके से प्ले आउट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर कर्डिश क्वेश्चन भी बहुत ही अहम है, क्योंकि ये मूव जो है एक सियासी चाल, ये टर्किश जो मुखालिफ फोर्सेस हैं एर्दोआन साहब के उनको भी डिवाइड कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कर्डिश वोट कैप्चर करने के लिए अलायंसेस बनाई, गेम्स भी हुई, उसकी वजह से एर्दोआन साहब की पार्टी को नुकसान भी हुआ पिछले इलेक्शन के अंदर। सीएचपी भी एक कुव्वत बन के सामने आई। तो अब उस वोट को डिवाइड करने के लिए ये एक चाल खेली जा रही है। क्या सक्सेसफुल होगी, क्या बेट लेंगे ओजलान साहब या उनके जो हिमायती हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ये सब चीजें बहुत अहम है। और ऑफ कोर्स इनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि इसराइल और गाजा की जो जंग चल रही है उसका भी एक इन्फ्लुएंस है
इस पूरी कथा में, इस पूरी कहानी में? आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अगली बार तक इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.